सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। देखो हम पहली लाइन को, यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला, यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार का संगम स्थल है। तीनों मिले हैं, ठीक है। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार का संगम स्थल है। देखो भाई साहब, इस अभ्यारण्य को चीतल कहते हैं भाई साहब। छोटा सा हिरण देखो आपने, जाके हिरण के पेट पे धब्बा से बने रहे, जाके सींग ना रहे। एक हिरण तो ऐसा रहे जाके सींग निकले रहे, एक बच्चा सो रहे जाके सींग ना रहे, धब्बा से बातें बोले चीतल। और चीतल अपने राजस्थान के जयपुर को कहा है शुभंकर है, कहा है शुभंकर, ठीक है। शुभंकरन में आगे लिखेंगे। तो ये चीतल की मातृभूमि है, ठीक है। तो लिखो यह अभ्यारण्य, यह सर्वाधिक चीतल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चीतल को कोष्टक में लिख लेंगे छोटा हिरण, ठीक है। चीतल को मतलब है छोटा हिरण, जो हिरण छोटा हिरण रहेगा जिनके सींग ना रहेगा, यह चीतल की मातृभूमि है। लिखियो इस अभ्यारण्य में चौसिंगा मतलब जाके चार सिंह रहे। चौसिंगा स्थानीय, थोड़ा सा कोष्टक में लिखेंगे, स्थानीय भाषाओं का नाम का है। स्थानीय लोग क्या नाम से जाने, भंडेल या घंटेल। वहाँ के आदमी क्या नाम से जाने भाई, भंडेल या घंटेल, ठीक है। चौसिंगा रेखा जो इस अभ्यारण्य में चौसिंगा स्थानीय भाषा में क्या कहें, भंडेल या घंटेल। चौसिंगा वे उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। ठीक है, देख लियो, लिखियो एक लाइन और लिखियो। इस अभ्यारण्य में विश्व की सबसे सुंदर छपकली मिला है भाई साहब एक, हाँ। इस अभ्यारण्य में विश्व की सबसे सुंदर रंगहीन मत कर दीजिए, रंगीन करियो, रंगीन यूबलीफेरस एक छपकली का नाम है, यूबलीफेरस छपकली पाई जाती है। छपकली पाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग आड़ाहुला के नाम से जानते हैं। सबसे सुंदर छपकली है साहब, ठीक है। आड़ाहुला, ठीक है। अब यहाँ में एक तो यहाँ अभ्यारण्य में सागवान के वृक्ष बहुत मिले, ठीक है। सागवान के जो पेड़ हैं वो सर्वाधिक अगर कहीं पाए जाए, सागवान को ऐसा वृक्ष जो सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आवे, ठीक है। सदाबहार वनस्पति का मतलब है यहाँ सब पानी की ज्यादा मात्रा होगी, वहीं बाको जीवन होगा साहब, ठीक है। और इनकी लंबाई बहुत है। सागवान का पेड़ देखें कहीं ने, देख लिया कैसे रहे बता भाई, साग से बने हुए एकलाराम लग रहे सागवान के पेड़। अरे वो सफेदा है, सागवान और सफेदा में अंतर ना रहेगा। चलो भैया लिख लियो, तुम तो बहल ही हो काम। देखो इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और एक पादप और मिले, जहाँ विश्व को सबसे छोटा पादप बोले हम, आर्किड पादप। आर्किड नाम है वहाँ को, आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किड पौधा है एक छोटा सा, जो सबसे छोटा है हमारे विश्व में। सबसे छोटा पौधा है ना, वो भी यहीं मिला है, वह नाम का है आर्किड पादप। यहाँ में लिख लीजिए नोट डाल के, यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा पादप आर्किड पादप भी पाया जाता है।
एकमात्र यही में पाए जाए, सागवान के वृक्ष भी सर्वाधिक यही में पाए जाए, आर्किड पादप भी यही में पाए जाए। अब तुम तो एक क्वेश्चन है जो उड़न गिलहरी है ना, उड़न गिलहरी सागवान के, याद रखियो सागवान जो पेड़ है ना, उन सागवान के पेड़न में वो बन जाए, कोठार से बन जाए, छोटे छोटे से बिट्ट से, उनमें क्या करें, निवास करें। ठीक है, तो वह चीज़ें थोड़ा सा याद रखियो। और मतलब जो इस सागवान के वृक्ष पे ही बस इतना याद रख लीजिए, उड़न गिलहरी को संबंध कहते हैं सागवान के वृक्ष से। ठीक है, उड़न गिलहरी कहाँ निवास करे, सागवान के वृक्ष पे। या सागवान की चर्चा दोबारा होगी, क्यों कि जब आदिवासी क्षेत्र में या सागवान तो थोड़ा सा एक वो बनाई जाए, दारू बनाई जाए उनके, नहीं क्या नाम है आपको, कहीं नाम सुनो, क्या बोले मत, क्या बोले बताओ भाई, थोड़ा यार नोट डाल के लिखो। देखो लिखो, सागवान के वृक्षों में, सागवान के वृक्षों के कोठारों में, देखो सागवान के वृक्षों के, देखो सागवान के वृक्षों के कोठारों में, कोठारों में उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, और उड़न गिलहरी को स्थानीय नाम और लिख लीजिए साहब, मसोबा। उड़न गिलहरी निवास करती है। यहाँ सीता माता में एक सीता माता मेला भी लगे और सीताबाड़ी में भी मेला लगे। दोनों में कॉमन एक चीज है, क्योंकि दोनों के मेले ज्येष्ठ अमावस्या के लगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या चीज है, जेठ अमावस्या के दिन दोनों के मेले भरे हैं, सीता माता में और सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी कहाँ है, 12 में, और सीता माता कहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं डाल के लिख लीजिए, एक तो सीता माता, सीता माता मेला, सीता माता मेला कहाँ लगे भैया, कौन से जिले में लगे, प्रतापगढ़ में। कब लगे, जेठ अमावस्या। और एक है सीताबाड़ी, सीताबाड़ी मेला, ये कहाँ लगे, 12 में। कब लगे, ये लगे। और एग्जामिनर याते प्रश्न बहुत पूछा है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति को कुंभ बोले हैं, सहरिया जनजाति को सबसे बड़ा मेला वही। मेले लगे हैं या मेले भरे हैं, बताओ भाई साहब। अब वाक्य शुद्धि में आ जाए कभी भी कि डीग में मेला लग रहा है, तो लग रहा है या फिर डीग में मेला भर रहा है, बताइए शुद्ध कौन सा है, डीग में मेला भर रहा है या डीग में मेला लग रहा है, कौन से शुद्ध है, भर रहा है। याद रखियो हमेशा, कभी भी कोई वाक्य आ जाए, मेला से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, तो वहाँ में लिखियो भर रहा है, ना कि लग रहा है। क्योंकि मेलो, अब जैसे ये सामान ला के इकट्ठे कर दिए, जब तक पब्लिक आके वहाँ भीड़ इकट्ठी ना होगी, मेलो काहे थे कहें, मेलो है कहीं तो झूला बुलान ना कहें, मेलो के पब्लिक थे। पब्लिक जब कहे ना कि आप कहीं ज़्यादातर पब्लिक दिख जाए, एक संग भीड़ सी दिख जाए, तो आप कैसे रहेंगे साहब, वहाँ तो मेलो से लग रहा हो, कहे ना। ठीक है, कहना हम मेलो, मेलो फिर संपूर्ण मेलो तो भाई तो कहेंगे ना, जब तुम्हारी मानसिकता तो कहा है, झूला दिखना चाहिए है ना, खजला दिखने चाहिए, तुम्हारी मानसिकता तो ये है ना। अब है कहीं है नेताजी के भाषण चल रहे हो, भीड़ है रही हो, झूला कहाँ है, खजला कहाँ है, पर वहाँ हम है का जब भी मेले की तुलना करें ना, मेले की तुलना करें कहाँ, पब्लिक पे करें। याद रखियो हमेशा, अगर पब्लिक नहीं है ना, जनता नहीं जा रही, तो कितने भी झूला ने लगा लीजिए, वो मेला नहीं है। तो मेला सदैव लगता नहीं है, मेला सदैव का होता है, भरता है। याद रखियो। अगला लिखो भाई साहब, अगला अभ्यारण लिखो, सीता माता है को खत्म, हाँ रिंदा है, ये लिख दियो ना, जेठ अमावस्या। हाँ तो यही कहाँ है तू, हाँ ये रहो, ठीक 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 है, लिख अगला लिख, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण। देखो नाम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण है, बट अभ्यारण यही राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण एकमात्र ऐसा अभ्यारण है जो कि 3 राज्यों में या की सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से इनमें, कौन कौन से इनमें कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ में नोट डाल के लिखेंगे साहब पहले तो, फिर लिखेंगे अपने राजस्थान में कौन कौन से जिले में। पहले तो लिखो राजस्थान के जिले लिख लो पहले तो, राजस्थान में कौन कौन से जिले में, एमपी के बाउंड्री वाले जिले लगा दो इन्हें, विंध्याचल कौन से ने, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, इन्हें लगा दो। ये पूरी बेल्ट जहां जाकर चंबल नदी निकल रही है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली।
अभी हम नोट डार्क लिखेंगे। ये हमें दो विशेषता याद रखियो। एक तो ही हमारे पूरे भारत को एक पहला अभ्यारण्य है जो जलीय अभ्यारण्य है, ठीक है। कैसे हो साहब? जलीय अभ्यारण्य। जलीय अभ्यारण्य क्यों? क्योंकि चंबल नदी निकल रही है और चंबल नदी में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, घड़ियाल रह रहे हैं, मगरमच्छ रह रहे हैं, वो निवास कर रहे हैं इर्द गिर्द, अपने आप पानी पीने के चक्कर में और भी निवास कर रहे हैं। इस कारण एक तो यह जलीय अभ्यारण्य को दर्जा दे दिया है, ठीक है। राजस्थान को एकमात्र अभ्यारण्य या जलीय अभ्यारण्य को दर्जा दे रखा है, कौन सा है? चंबल वाला। दूसरों या कि दूसरी विशेषता ये है कि ये राजस्थान के बाहर के राज्यों के साथ क्या कर रहा हो? अपनी सीमा साझा कर रहा है। दूसरी विशेषता ये, दोनों विशेषता न लिखेंगे। पहली विशेषता लिखो भाई साहब, पहली विशेषता लिखो, लिखो। यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का एकमात्र, यह है राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। यह है राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है जिसमें घड़ियाल, गांगेसूस, जिसमें घड़ियाल, गांगेसूस, एक जो ये गांगेसूस है ना, आपने देखी हो एक मछली सी मिले आदमी की तरह, थोड़े से पामन ऊपर कर ले, मुझसे निकली रह जाके, वाद्य बोले गांगेसूस, ठीक है। वो आगे आँख नारे बेचारी अंधी रहे, थोड़ा सा याद रखियो, अंधी रहे शुरू से ही, ठीक है। ऐसी बेचारी अब अंधी है तो दिक्कत होंगे ना, और बेचारी है वो है, ठीक है, ठीक है। लिखो, घड़ियाल, गांगेसूस और ऊदबिलाव, इनको संरक्षण दिया जाता है इस अभ्यारण्य में। कौन से में? जलीय अभ्यारण्य में। गांगेसूस, घड़ियाल, गांगेसूस और ऊदबिलाव। ऊदबिलाव, हाँ बिलाव, उदबिलाव लिख ले, ऊदबिलाव लिख ले, कुछ भी लिख ले, उदबिलाव लिख ले, उदबिलाव, ठीक है, को संरक्षण दिया जाता है। अगली चीज लिखियो, यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यार लाइन इंपोर्टेंट कर लियो, क्योंकि और कोई अभ्यारण्य है ही ना जो है का अलग स्टेट अंते अपनी सीमा साझा कर रहा हो, बस एक ई अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। ऐसी नदी कौन सी है वो बताओ जो 3 राज्यों के संपर्क में आ रही हैं? माही और चंबल। ऐसी नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाती है? घग्गर नदी। याद रखें थोड़ा सा, घग्गर नदी साहब ऊपर से आएगी और पाकिस्तान के चली जाएगी, इधर पाकिस्तान का नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना देगी, और ऊपर से जहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है वो? हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इधर से एंट्री कर रही है, तो इधर से अंतर्राज्यीय। एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है। और ऐसी नदी जो 3 राज्यों के संपर्क में, वो कौन सी है? 2 है, एक चंबल है और एक माही। दक्षिण की गंगा माही, कांठल की गंगा माही, समझ में आई? ठीक है। आदिवासी की गंगा माही, बन की बनास, बन की आस, बन की बनास नहीं, बन की आस, हाँ भाई बन की आस। राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, बनास। आंतरिक प्रवाह के आधार पर, हाँ भाई तू बता, आंतरिक प्रवाह के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तू बता, तू बता। तुम्हारे तो तुक्का भी ना कोसों दूर है, जब तक तुक्का तक पहुंचेंगे जब तक कहते सरकारी नौकरी खत्म है जाए। कौन सी है भाई? घग्गर है। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, ऑप्शन दे रहा हूं ना, घग्गर, कांतली नदी, रूपारेल नदी, मसूंडी नदी, रूपारेल। वाह भाई वाह, ठीक है। कौन सी है भाई? कांतली नदी। घग्गर कौन सी है? घग्गर का है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण भाव को मतलब है जो खाली अपनी काय में प्रवाहित रही हो राजस्थान में, ठीक है। अगले हेडिंग डालो, क्लास लो जाऊँ थोड़ी बहुत देर में, आ जा। ठीक है भैया, अगली लिखो, देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान देखो भैया, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इस्माइल मत दो, इस्माइल अंत काम ना चलो। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये इस्माइल है ना, 2-4 साल बाद पीछे जब घर के देंगे ना तुम्हें देख के, फिर ये इस्माइल तुम्हें ऐसे लगेगी कि साहब हम कछू के कहीं सामने वाला हंस जाए हमें देख के, है ना।
समझ में आई। अब तुम कल के कहेंगे ना अरे भैया यार कोई प्राइवेट नौकरी दिखवा दे और सामने वाला हंस जाए तुम्हें देख के भैंस, फिर देखियो तुम्हें, तब तुम तो एक चीज याद आ जाएगी, हाँ एक भैया केक रहे गुरु जी, केक रहे कि स्मेल काम ना आवे, तब यहाँ ये है ना ही सिद्ध होगी ये बात। लिख ले कहीं, ठीक है, क्या तो लग लो। लिखो भाई सब अगलो लिखो, राष्ट्रीय मर उद्यान 2 जिले में है, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक विस्तार काय में, जैसलमेर, दोनों उनको लिख लो, जैसलमेर और बाड़मेर। और टोटल यहाँ की लिखियो 3162। ये राजस्थान को पहलो अभ्यारण्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल लिखियो। ठीक है, अब यहाँ में 2-3 चीज लिखो। 3162 लिखो। इस अभ्यारण्य को गौड़ावन पक्षी की शरण स्थली, गौड़ावन पक्षी अपने राजस्थान में काय नाम को दर्जा दे रखा हुआ है, राज्य पक्षी। ठीक है, इस पक्षी को गौड़ावन पक्षी की शरण स्थली, इस अभ्यारण्य को गौड़ावन पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। नोट डाल के यही में आगे एक लाइन लिखियो, गौड़ावन पक्षी के संरक्षण के लिए, गौड़ावन पक्षी के संरक्षण के लिए यहाँ पर गौड़ावन हैचिंग सेंटर, गौड़ावन हैचिंग सेंटर स्थापित किया गया है। काय में साहब, यही में, ठीक है, जैसलमेर में। चक्कर क्या कि जो गौड़ावन पक्षी है ये तुमने देखो थोड़ा सा, जैसे शतुरमुर्ग को देखो, ठीक है, ऊंचो सो ठोसो रही है ना, ऐसे गौड़ावन पक्षी रहे। ये क्या है, जो अपने अंडा देखा हुई खुले स्थान पे दे दो, खेत वेतन में, तो कुत्ता वुत्ता जाके या कि अंडा वंडा ने फोड़ दे, तो क्या है कि जो प्रजाति है वो विलुप्त होने की कगार पे आ रही है। तो अब इनने क्या करो, सरकार ने कदम उठाया है कि यहाँ के जितने भी अंडा वंडा होंगे या फिर यहाँ जो यहाँ को जन्म है ना, उन अंडा ने सुरक्षित करेंगे हम यहाँ सेंटर के थ्रू, या हम जितने भी कर्मचारी लग रहे हैं वो उन अंडा ने देखें, वो गौड़ावन पक्षी पे का ट्रैक करते रहे कि अभी ये है गौड़ावन पक्षी है, यहाँ अंडा देवो, वो अंडा लिया में और पक्षी भी लिया में, और वह सेंटर में लाके छोड़ दे। समझ में आई, जाते वहाँ को पालन पोषण है सके। तो यही ये कहें गौड़ावन हैचिंग सेंटर, जो कि कहाँ है अपने जैसलमेर में। अगली एक विशेषता लिखो भाई साहब, देखो इस अभ्यारण्य में कौन सा सांप पावे जो आदमी सोते हुए बतरावे जाते हैं, पीवड़ा सांप। लिखो इस अभ्यारण्य में, हाँ ये खूबी है, ये डसे ना है बस बतरावे। अब या की बेचारे की उदासीनता आदमी समझ में नहीं आवे, समझ में आई। देखो इस अभ्यारण्य में पीवड़ा सर्प ज्यादा बड़ा ना रहे भाई साहब, एक हाथ की दाई को रहे, ठीक है, पर जहर इतना भयंकर है को क्या आदमी है 2 हाथ ना चलन दे। देखो इस अभ्यारण्य में पीवड़ा सांप, लाठी सीरीज, सेवड़ घास, इस अभ्यारण्य में पीवड़ा सांप, लाठी सीरीज, सेवड़ घास, चिंकारा और एंडरसन प्रजाति का टॉड, एंडरसन या इंपोर्टेंट कर लियो प्रजाति का टॉड का ही तक है भैया, टॉड का ही तक है, ठीक है। एंडरसन प्रजाति का टॉड, मेढक को पूछ सकें कि एंडरसन प्रजाति को मेढक कहाँ पावे, ठीक है। एंडरसन प्रजाति का टॉड इंपोर्टेंट कर लियो, एंडरसन प्रजाति का टॉड वे साहगढ़ बल्ज, अब ये सागड़ बल्ज में थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा टॉपिक याद रखियो, ये चिन्हित करो चीता भाई साहब बताइए पुनर्वास सही लिखा मैंने, ठीक है। चीता पुनर्वास जो ये हमने कूनों में अभ्यारण्य में जो चीता ने लेके गई ना, वह कूनों में लाने से पहले भारत के कई जगह के अभ्यारण्य, कई जगह के चिन्हित करी गई कि साहब हमें का जो वहां विदेश से जो चीता ने लेके आ रहे हैं उनके नहीं है, भारत में कौन सी जगह ऐसी सूटेबल है कि उनको सब अभ्यास, जैसे क्योंकि देखो अफ्रीका से लेके आए, अफ्रीका में क्या मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है, तो उन्हें वहां को सब प्रवेश देने के लिए अपने यहाँ मरुस्थल है, तो इनने ये जगह सागड़ बल्ज चीता के पुनर्वास का नहीं क्या करी, चिन्हित करी, समझ में आई। पर यहाँ क्या किया कि यहाँ क्या है वो व्यवस्था नहीं है, इस कारण हमें चीता कहाँ रोक दिया हमने ले जाके कूनो अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश में, ठीक है। कभी एग्जामिनर घूम के प्रश्न कर लिए कि राजस्थान को कौन सा अभ्यारण्य हो जो कि चीता पुनर्वास करने के चिन्हित करे हुए हो, तो कौन सा हो भाई साहब, ई हो,
कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान में, उस जगह कौन सी, या जगह को नाम पूछ ले तो सागर बलजी, या नहीं मैंने तुम्हें सागर बलजी नाम लिखाया हुआ है, ठीक है। ये क्यों संबंधित है, चीता पुनर्वास के नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा यहाँ में हेडिंग है, जब पढ़ते रहे तो चीता पुनर्वास याद आ जाए यहाँ पे, ठीक है। कभी भी एग्जामिनर पूछ ले कि चीता पुनर्वास के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है चिन्हित करे हो, तो सागर बल्ज। और सागर बल्ज कहाँ है, अपने जैसलमेर में, जैसलमेर में कहाँ है बाड़मेर में, बाड़मेर में कहाँ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ठीक है भाई साहब। और लिखो भाई साहब एक दो चीज और लिखो, यहाँ में एक पार्क पावे, आकलबुढ़ फॉसिल पार्क, आकलबुढ़ फॉसिल पार्क, तो नोट डाल के लिखो, लिखो इस अभ्यारण्य में आकलबुढ़ फॉसिल पार्क, इस अभ्यारण्य में आकलबुढ़ फॉसिल पार्क, आकल गांव को नाम है भैया, देखो आकल है गांव को नाम, और आकल गांव मिले अपने जैसलमेर में, आकल और बुढ़ के अपने कायते, बुढ़ के अपने कायते लकड़ी, आकड़ बुढ़ फॉसिल, फॉसिल कहीं कायते, फॉसिल कहीं जीवाश्म थे, आकल बुढ़ फॉसिल पार्क, आकल गांव में, आकल गांव कहाँ है साहब, आकल जैसलमेर में, आकल गांव जैसलमेर। अब ये क्यों है भैया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ लकड़ी के साक्ष्य मिले, ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के साक्ष्य मिले यहाँ, कहाँ मिले, लकड़ी के साक्ष्य मिले। एक आपसे पूछ ले कि साहब जुरासिक काल, मतलब जब जो ये रहना है काके डायनासोर, डायनासोर के पीरियड के टाइम को हमें कहीं साक्ष्य मिले हैं, जीवाश्म के उदाहरण मिले, तो कहाँ से मिले, ठीक है। इन दो लाइन में जरूर लिखेंगे यहाँ पे, लिखो भाई साहब एक तो लिखो यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए, या यूं भी लिख सकें कि लकड़ी के सर्वप्रथम अगर कहीं साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहाँ से हुए, ठीक है। या दूसरी तरीका तो यूँ भी कर सकें कि साहब हमें लकड़ी के सर्वप्रथम कहीं भी साक्ष्य प्राप्त हुए, वो कहाँ से हुए। दूसरा यहाँ काय के मिले साहब, हाँ जुरासिक काल, और जुरासिक काल कौन सा पीरियड हो, डायनासोर पीरियड, या फिर टाइम, काल लिख दीजिए, डायनासोर का काल, ठीक। जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष मिले, और ये एक चीज और याद रखें, ये जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है, जैसलमेर जिला मुख्यालय के दक्षिण में स्थित है, वो याद है तो रह जाए, ना तो मत करियो, बट यह चीजें याद रखियो, लकड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले। और दूसरों तुम्हें एग्जामिनर ऐसे पूछ सके कि डायनासोर के साक्ष्य कहाँ मिले भाई साहब राजस्थान में, ठीक है, पूछ सके जुरासिक काल के साक्ष्य कहाँ मिले, ठीक है। डायनासोर को काल हुई है जुरासिक काल वालों, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज और लिखो नोट करके हमें, और ये कितने मिले भाई साहब, कितने लकड़ी के साक्ष्य मिले, इतना डीप में जाएगा नहीं, और चले जाए एग्जामिनर तो तुम तो सावधान रहियो, 25 लकड़ी के साक्ष्य मिले, लकड़ी 25 लकड़ी के साक्ष्य, एक आध ना मिले 25 लकड़ी मिली, ठीक है। इतना जाएगा ना, या साइड का डाल लीजिए, जब कभी भी मास्टरी को पेपर दें तो इन 25 तक पहुंच जाइए। एग्जामिनर बालकन की भीड़ काटने का नहीं ऐसे ने पूछा है, दुनिया तो पता लकड़ी के साक्ष्य मिले सब पता है, पर वो पूछेगा कितने मिले, 25, 42, 35, 40। अब बालक घूम भगे डोला को कि साहब हमने इतना पढ़े हो है ना, ये तो क्या कोई, ठीक है, ये 25 लकड़ी के सब पूछ रहे हैं कितनी लकड़ी, फिर वहाँ जाके तो मैं कहा हाईकोर्ट में लटकते डोलियो, भर्ती करा लेंगे, सिलेक्शन दे देंगे, और फिर तुम ये 25 के चक्कर में खेत बनाते रहिए, हम 2 नंबर तो रह गए, ठीक। तो याद रखें भाई साहब। अब यहाँ में एक चीज लिखो, लिखो नोट डार्क लिखो, इनने अभी के लिए मत पढ़ियो, अवॉइड कर दीजिए ये चीजें, जब आप कोई मास्टरी जो बढ़िया परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तब ये थोड़े से डाटा ने याद रखें। लिखो भाई साहब एक डेट लिखो यहाँ में, 5 जून 2003 को, और यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून 2003 को यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। नमस्कार सर, और कैसे हो आप सभी? बस 5 जून, देखो 5 जून 5 जून, देखो 5 जून 2003 को, 5 जून 2003 को यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का देखें
यही घोड़ाबंद के हैं, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई साहब, सीधो प्रोजेक्ट से पूछा गो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कब चलाया गया और कहाँ चलाया गया, ठीक है। 5 जून हाँ 5 जून 2003 के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और क्यों चलाया गया, नॉर्मल सी बात है, गौड़ावन पक्षी की संरक्षण के लिए चलाया गया। 2 काम करे गए गौड़ावन पक्षी के शरण, एक तो कौन सा हैचिंग सेंटर ये अब करे गए है, और 2003 के काकर दियो हमने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, कौन सा, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला अभ्यारण लिखो, माउंट आबू अभ्यारण। राजस्थान को सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर कौन सा है? अब मैं प्रश्न ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सबसे ऊपर है, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राजस्थान को द्वितीय शहर कौन सा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित, वो है प्रतापगढ़, ठीक है। राजस्थान को द्वितीय शहर जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है वो है प्रतापगढ़ है, और 580 मीटर ऊंचाई पे हाइट पे स्थित है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा शहर जो सर्वाधिक ऊंचाई पे, क्योंकि पहले तो दुनिया पता है, ठीक है, पहले तो राजस्थान के बच्चा पता माउंट आबू पे, पर दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़ शहर है जो कि 580 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है भाई साहब। देखो माउंट आबू अभ्यारण कहाँ पे है, सिरोही लिखो। एक तो या कि एक विशेषता तो ये बन जाए कि यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। या फिर राजस्थान के जितने भी अभ्यारण है उनकी तुलना करें तो उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण है, ठीक है। पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता क्या है कि यह इको सेंसिटिव जोन के को दर्जा दे रखा है। मतलब इको सेंसिटिव जोन का कहें साहब, इको सेंसिटिव जोन कहें कि जहाँ ज्यादा प्रकृति मतलब ज्यादा वनस्पति पाई जाए, पेड़ पौधे, ठीक है, तो वहाँ पेड़ पौधों के काम के नहीं है, वहाँ हम एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं कि साहब ई का है जो इको मान लेके पर्यावरण, ये पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमने इको सेंसिटिव जोन के नाम से जाने हैं। आप जब कभी माउंट आबू जाओगे तो आप पेड़ पौधे मिलेंगे। जैसे अब हम आराम यहाँ चले गए केवला देव में, दूर दूर तक कछु दिख ही नहीं रहो, फिर पेड़ दिख गो, फिर नहीं, वहाँ ऐसा सिस्टम ना है। वहाँ जम्मू कश्मीर को ऐसा सीन है कि पेड़ पे पेड़ लगे पड़े, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और पूरा ढके हुए एरिया है, तो इको सेंसिटिव जोन भी घोषित कर रहा है। पहली विशेषता लिखेंगे भाई साहब, लिखो यह है राजस्थान का यह है राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है, ठीक है। लिखियो इस अभ्यारण्य को नवंबर 2020 में इको सेंसिटिव जोन, हिंदी में लिखियो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, हिंदी में लिखियो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन नवंबर 2020, इको सेंसिटिव जोन हिंदी में लिखियो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अब यहाँ में एक घास पाई जाए भाई साहब, एक घास पाई जाए, एक झाड़ी पाई जाए, एक दो चीज़ है उन्हें याद रखियो। एक लिखियो यहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट घास है, कारा घास। क्या लिखनी है, कारा घास, ये याद रखनी है यहाँ पे, कारा घास, ठीक है। अब यह कारा घास की थोड़ी सी विशेषता समझ लो। जब भी आप नक्की झील घूमने जाओगे, नक्की झील किधर है, ठीक है, यही क्षेत्र में नक्की झील, तो वह नक्की झील में ये घास बहुत ज़्यादा मिले वह इर्द गिर्द, तो वह नक्की झील प्रदूषित कर दे सर्वाधिक, ठीक है, वह नक्की झील प्रदूषित कर दे सर्वाधिक। कौन सी घास, कारा घास। अब एग्जामिनर भविष्य में आपसे एक क्वेश्चन बना सके कि नक्की झील को प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन सी घास है, तो कौन सी घास है, कारा घास। तो थोड़ा सा यहाँ में लिख लीजिए, इसके कारण नक्की झील सर्वाधिक प्रदूषित है, ठीक है। एक पादप और लिखियो, बाकी नॉर्मल चीज़ तो आप कहीं भी मिल जाएंगी पढ़ने के, किसा भी हमें कहा मिले, भालू मिले, ठीक है, ऐसी चीज़ तो नॉर्मल मिल जाएंगी। भालू ना मिले, हम कहाँ मिले भाई साहब, लोमड़ी घुमड़ियाँ मिले हैं, ठीक है, जंगली मुर्गे मिले, ठीक है, इन्हें तो लिखाई देंगे, पर इन चीज़ें ने याद रखियो हाईलाइट में। एक लिखो लेंटाना पादप,
लेंटाना पादप, लेंटाना झाड़ी लिख लीजिए या फिर पादप लिख लीजिए, लेंटाना झाड़ी लिख लीजिए, लेंटाना झाड़ी ये पाई जाए यहाँ, और ये अमेरिकन झाड़ी है, अपने यहाँ गिनाए खाकी अमेरिकन झाड़ी, एक लेंटाना झाड़ी मिले, कारागास मिले, ठीक है। अब उनने जो बाकी के ने लिख लो, यहाँ पे एक तो जंगली मुर्गे पाए जाए लिख लीजिए, यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए यह अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए, यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक देखो ये घास पाई जा औषधीय घास है, डिकलपटेरा आबू एंसिस, एंसिस है या एंसिस है, एंसिस, ठीक है, या कैसे भी कर लीजिए। एक घास पादप पाई जाए, एक तरीका की घास है, छोटा सा पादप है, ये काय को काम आवे, जड़ी बूटी इनके काम आवे, ठीक है, काय के काम आवे, दवाई इनके काम आवे, जड़ी बूटी के रूप में यूज करो जाए। ये केवल और केवल अपने राजस्थान में यही अभ्यारण्य में पाया जाए, ठीक है। तो ये कई बार पूछे गए वही प्रश्न, ठीक है, या तो हम वैसे भी याद रख सकें या हमें आबू नाम आ जाए, ठीक है, या हम नाम का मिल जाए, हमें आबू मिल जाए, और आबू नाम मिलते ही आबू बारे में ही आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पादप भी लिख लो कि डिकलपटेरा आबू एंसिस नाम का औषधीय पादप भी पाया जाता है, डिकलपटेरा आबू एंसिस, आबू एंसिस नाम का औषधीय पादप भी पाया जाता है। और यह पादप के कारण पाने के कारण यहाँ एक औषधीय पादप केंद्र भी स्थापित कर रखा है, ठीक है, क्या कर रखा है, औषधीय पादप केंद्र, ठीक है, जो लेबोरेटरी स्थापित कर रखी है वहाँ में क्या हुए कि यहाँ जितने, क्योंकि देखो ये क्या है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं यह अभ्यारण्य में, तो उन्हें जो रिसर्च करते रहे उन्हें ये आस है कि यहाँ अच्छी अच्छी जड़ी बूटी मिलेंगी, तो उन्हें जैसे ई मिले हो, क्योंकि दवाई जो आपके यहाँ में कहाँ है, जड़ी बूटी तो बन रही है, कहीं ना कहीं कोई पेड़ है पीस रहे होंगे, कहीं की पत्ती ने पीस रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ है एक लेबोरेटरी बना दी है, ठीक है, वो लेबोरेटरी का काम कर रही है, यहाँ जितनी भी है का दवाई है पादप है उन पर रिसर्च करती रहे, समझ में आई। वो प्रश्न आए हो नहीं तुमसे, पर याद रखियो जब पादप हमें औषधीय पादप यहाँ पे आए हो, कभी एग्जामिनर घुमा के प्रश्न पूछ ले कि साहब यहाँ है का जो राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ में औषधीय लैब भी है, औषधीय लैब भी है, तो लैब कहाँ है औषधीय, यही में, ठीक है। अब अगला अभ्यारण्य लिखो, यहाँ में एक बांध हो रहा है कोडरा बांध, यही अभ्यारण्य में लिखें तो लिख लीजिए ना, तो कोई दिक्कत ना, कोडरा बांध, कोडरा बांध, ठीक है। अब लिखो भाई साहब जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है, जवाहर सागर, बताओ राजस्थान की जो जैसलमेर रियासत थी वहां के अंतिम राजा को नाम का हो, बता सके कोई, राजस्थान की जो जैसलमेर रियासत थी वहां के अंतिम राजा को नाम हो जवाहर सिंह, ठीक है, अंतिम राजा को नाम कहा हो जवाहर सिंह। और राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां में सबसे बाद में किले को निर्माण कराया गया है, जहां में सबसे नवीनतम किले को निर्माण कराया गया है, वो कौन है, हाँ मोहनगढ़ जैसलमेर, कौन ने कराया, वो भी यही ने कराया, कौन ने, जवाहर सिंह ने, ठीक है। थोड़ा सी याद रखियो, या जवाहर सिंह के टाइम पे थोड़ी सी एक आदमी भी मारे गए हो, तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो, मैंने पुस्तक लिखी गई आज़ादी के दीवाने, वो तो जोधपुर, वो तो है सागर मलगोपा है ना, तो थोड़ा सा याद रखिए। अभी लिखो भाई साहब जवाहर सागर अभ्यारण्य, बूंदी कोटा चित्तौड़, बूंदी कोटा, जवाहर सागर बांध कहाँ है, ठीक है, जवाहर सागर बांध के इर्द गिर्द फैले हुए अभ्यारण्य, जवाहर सागर बांध है ना जो चंबल नदी पे, जैसे हम चंबल नदी आएंगे, चंबल नदी पे प्रश्न आ जाए कभी कि जहां चंबल नदी को उद्गम हुए, उद्गम ते और मुहाने की ओर या संगम की ओर बांधों का सही क्रम स्थापित करो, तो सबसे पहले गांधी सागर पर है, फिर अंदर जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करे तो कौन सा पर है, राणा प्रताप करे, राणा प्रताप के बाद जवाहर सागर पर है, और जवाहर सागर के बाद बने कोटा बैराज। इन चारों बांधन में से 3 बांध जो नीचे के हैं उन पे बिजली को उत्पादन करो जाए, और ऊपर को जो बांध है वहां सिंचाई करो जाए, और वही बांधते कछु लिफ्ट नहर निकाली गई, मैंने बाद में एक लहर बताई तो मैं लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, मैंने की याद रखियो, कभी भी एग्जामिनर पूछ ले कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर किस जिले में पड़ती है या फिर कौन सी है का नदी से संबंधित है, तो चंबल नदी थे, क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चले जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर पढ़ेंगे ना हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, IGNP पे, और IGNP पे जैसे ही जाके बढ़िया तरह प्रश्न गलत करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें ने याद रखिए भाई साहब। अब आ जाओ, देखो भाई कोटा बूंदी,
कोटा, बूंदी, चित्तौड़। लिखियो इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र व उत्तर भारत का, इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का प्रजनन केंद्र व उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान, इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का प्रजनन स्थल एवं उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहा जाता है। लिखियो इस अभ्यारण्य में गडरिया महादेव मंदिर, इस अभ्यारण्य में गडरिया महादेव मंदिर, पुस्तक में लिखियो बूंदी। और इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई, सब सीधा पूछा गडरिया महादेव कौन से जिले में? गडरिया महादेव मंदिर पुस्तक में लिखियो बूंदी, गडरिया महादेव मंदिर बूंदी। व गैपरनाथ महादेव मंदिर, गडरिया महादेव मंदिर पुस्तक में लिखियो बूंदी। दूसरा लिखियो गैपरनाथ महादेव मंदिर पुस्तक में लिखियो कोटा स्थित है। लिखियो इस अभ्यारण्य में जियो मॉर्फोलॉजी, इस अभ्यारण्य में जियोमॉर्फोलॉजी, इस अभ्यारण्य में जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र, जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई साहब, अलग से नाम है, अलग से नाम है, तो प्रश्न करें एग्जामिनर। जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? अपने जवाहर सागर में। बाकी ये तो पता होगी बांध कौन सा स्थित है यहाँ में? जवाहर सागर। कोटा बैराज भी यही में आ जाए, ठीक है। जवाहर सागर तो यही है, कोटा बैराज को भी कुछ हिस्सा है। बस यहाँ में दो चीज याद रखियो, एक तो ये उत्तर भारत को कहा है सर्प उद्यान है, यह लाइन इंपोर्टेंट रखियो, कहा है भाई साहब उत्तर भारत को सर्प उद्यान है। और दूसरो यहाँ में जो केंद्र है, ठीक है। अगला उद्यान लिखो। और एक और महादेव जी इनका मंदिर ने याद रखियो, ठीक है। कौन कौन से महादेव है? हाँ, गैपरनाथ महादेव कहाँ है? कोटा में। और गडरिया महादेव कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। अगला अभ्यारण्य लिखो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? सीमा भैंसरोडगढ़ कौन कौन सी नदी के संगम पे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन कौन सी नदी के संगम है? बताओ बताओ, ऑप्शन दूँ तो मैं, चलो चंबल, बामनी, काली सिंध, आहू, चंबल, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, चंबल प्लस बामनी, काली सिंध प्लस आहू, परवन प्लस क्या नाम है उसका, बता भैया। मैंने पूछी है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग निम्न में से कौन से नदी के संगम पे है? काली सिंध, आहू। अब याद रखें चंबल और बामनी, गागरोन, ई मनोहरपुर दुर्ग। और ये कहाँ है साहब? गागरोन कहाँ है? भैंसरोडगढ़ कहाँ है? भैंसरोडगढ़। और ये कहाँ है? और ये कहाँ है? याद रखियो, ठीक है। कितने साइड के डाल लेंगे, ठीक है। ई भैंसरोडगढ़ है, देखो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। हाँ क्या है वो? कोई समस्या है? काली सिंध, आहू कौन सी नदी की है? ये जितनी भी दिखाई कहाँ, कौन सी नदी की है? ये सहायक नदी है, इन दोनों छोड़ के। और ये कौन सी की है? बनास की। बढ़िया रही, कम से कम याद तो है। चलो भाई साहब लिखो, उतार लो, उतार लो, बोलेंगे तो मुँह दिख रहा हो तुम्हारे। ये सब चीज़ मैंने बताई ना है भाई तुम्हें, फिर कौन करेगा? मैं करूँगा।
हाँ भाई, आसमान में बर्फ जमाने वाले देख लेने, लिख लेने। यहाँ तो एक पर्सन आए तो सीधो आएगा। लिखो भाई साहब, हम 2-3 लाइन लिखो। लिखिएगा। या कोई एक उपनाम है काय को, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को का, वो तो भैंसरोडगढ़ को है, अभ्यारण्य को कह रहा हूँ मैं। अभ्यारण्य का नाम है घड़ियालों की पसंद, ठीक है, ऐसा नाम कहीं आया ना होगा, ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब, उपनाम है। अब मैं कहता हूँ घड़ियालों की प्रजनन स्त्री कहाँ है, अभी लिखा कहाँ है, कौन सी है घड़ियालों की प्रजनन स्त्री है, जवाहर सागर। और ये कौन सी है, बहरोसगढ़। या तो क्या कहें, घड़ियालों की पसंद, घड़ियाल है का सर्वाधिक देखने का अगर मिलेंगे तो तुम्हें यही मिलेंगे। तो एक तो का उपनाम है घड़ियालों की पसंद। दूसरा लिखो भाई साहब, हम लिखो चंबल और बामनी पे क्या है वो, समय का पाबंद है। लिखो लिखो, हम लिखो जल्दी लिखो। इस अभ्यारण्य में मानदेसरा का पठार, इस अभ्यारण्य में कौन सा गागरोन, फिर गागरोन तो ऊपर है, चंबल बामनी पे कौन है, चंबल बामनी पे कौन सा अभ्यारण्य है, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी आ रहा हूँ, चंबल बामनी पे कौन सा है। पहले लिखो मानदेसरा का पठार, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल बामनी पे हाँ, ये राणा सागर बांध। थोड़ा सा यार देखिए भाई साहब एक बार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा हूँ। अभी भैंसरोडगढ़ है, ये भैंसरोडगढ़ ऊपर है, चंबल बामनी है, चंबल बामनी पे भैंसरोडगढ़ है ना। ये गागरोन कहाँ है फिर, ये ऊपर नीचे है का, थोड़ा समस्या है वो भाई साहब। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए चंबल और बामनी पे कौन सा, हम भाई सही बता रहा हूँ, तुम तो मूड मार मार के मेरा भी दिमाग संटे जा भाई साहब। भैंसरोडगढ़ और कालीसंदा गागरोन। एक चीज याद रखियो हमेशा भैंसरोडगढ़ की, बस एक ही बात याद रखियो कि यहाँ से एक बार प्रश्न आयो कि अगर देखो ये यहाँ में कोई ऐसी खास विशेषता है नहीं, बस इतना याद रखियो संगम पे। यहाँ में बस एक याद रखियो, कर्नल जेम्स टोड है हमारे, है ना, और उनने एक चीज कही कि अगर राजस्थान में मेरे सामने कोई रियासत की पेशकश करी जाए, कोई जागीर की पेशकश करी जाए, तो मैं कौन सी चीज़ें लूँगा। तो बस यह लाइन याद रखियो कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी रियासत की पेशकश करी या फिर कौन सी जागीर की पेशकश करी, कौन सी करी, भैंसरोड पे नहीं, भैंसरोडगढ़, ठीक है। और भैंसा सा नाम का वैज्ञानिक नाम है, व्यापारी ने बनवाया भाई ये, छूट रही है ना देर में। भैंसा सा नाम को एक वैज्ञानिक नाम है, व्यापारी हो, है ना, तो वहाँ नहीं बनवाया हो, याद रखियो थोड़ा भाई। ये वैज्ञानिक व्यापारी अब एक जैसे है, सब मिक्स है, पता नहीं है?